सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं शेर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सरदार शहर। आज मैं आपके समक्ष मौद्रिक नीति को लेकर के कुछ एक बात करूंगा। चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में मौद्रिक नीति के संबंध में कुछ एक चेंजेस किए हैं, तो मुझे लगा कि मौद्रिक नीति जैसा टॉपिक आज बड़ा प्रासंगिक है। और ये प्रासंगिक इसलिए भी है कि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो विद्यार्थी इकोनॉमिक्स के हों, कॉमर्स के हों या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, उनसे पूछे जाते हैं। तो मुझे लगा ये इस टॉपिक के संबंध में कुछ बात की जाए। तो मौद्रिक नीति का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में ये एक बात आती है कि इसका संबंध लोन से, लोन को कम या ज्यादा करने से, इंटरेस्ट से या सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने से है। तो एक सीधा सा अर्थ इसका ये है कि हाउ टू कंट्रोल टू सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की आपूर्ति को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, इस प्रकार की नीति का नाम है मौद्रिक नीति। बड़े सिंपल शब्दों में बताता हूं आपको मैं। दूसरा, एक बड़ा परिभाषा के रूप में इसको अपन देखें तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत सप्लाई ऑफ मनी, लोन्स, इंटरेस्ट आदि को रेगुलाइज करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से समझिए इस चीज को आप। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजकल मॉनेटरी पॉलिसी के स्थान पर मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी का शब्द हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, क्योंकि मुद्रा व साख दोनों की मात्राएं उत्पादन व कीमतों को प्रभावित करती हैं। इसलिए मुद्रा व साख नीति के द्वारा इनकी मात्राओं को इस प्रकार से इन्फ्लुएंस किया जाता है कि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अब हमारे इंडिया में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्रमुख लक्ष्य है वो प्रमुख रूप से दो उद्देश्यों को प्राप्त करना है। पहला प्राइस स्टेबिलिटी और दूसरा प्रोडक्शन सेक्टर के लिए पर्याप्त मात्रा में लोन्स की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करना, ताकि ग्रोथ रेट का बराबर ध्यान रखा जा सके। ये दो उद्देश्य प्रमुख हैं उसके। हालांकि उद्देश्य दूसरे भी हैं, जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना, भुगतान असंतुलन को कम करना, अनइक्वालिटी को ठीक करना, क्योंकि प्रत्येक गवर्नमेंट का दायित्व है कि उस देश के अंदर जो है अनइक्वालिटी बढ़ी हुई है उसको ठीक करे। वेलफेयर का काम करती है गवर्नमेंट, इसलिए अनइक्वालिटी को ठीक करना ये भी एक उद्देश्य है। तो इन सब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, तो इस मॉनेटरी पॉलिसी को कनेक्ट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स काम में लेती है, कुछ हथियार काम में लेती है। ऐसे समझिए आप, उसे कुछ हथियार हैं जिससे वो मौद्रिक नीति को चलाती है। वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं, बस मेरा मेन फोकस जो है इसी बात को लेकर के है कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसको बोलते हैं खुले बाजार की क्रियाएं, ये बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिसके संबंध में अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मेरा मेन फोकस था इसी चीज को ऊपर आने के लिए। तो मैं पहले अपन बात करें इसकी सिलसिलेवार तरीके से। पहले अपन लेते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट, बैंक दर, तो इसका पहले अपन अर्थ देखें। बैंक दर क्या है? हम सबने बहुत सुना है बैंक दर घट गई, बैंक दर बढ़ गई। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर पर सभी व्यापारिक बैंकों को उधार देती है, और सभी व्यापारिक बैंक कौन से? शेड्यूल्ड व्यापारिक बैंक को उधार देती है, और जिस दर पर देती है उस दर का नाम क्या है? बैंक रेट, बैंक दर, जो वर्तमान में अभी 4.5% चल रही है। 4.5% चल रही है। तो अभी अमेंडमेंट हुआ है 27 मार्च को, उसी के हिसाब से। दूसरा CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इसको हिंदी में बोलेंगे नगद तरलता अनुपात, CRR। इसके मायने क्या है? सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी मांग एवं अवधि जमाओं का एक निश्चित अनुपात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है, उसको कहते हैं CRR। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है एक अनुपात, उसका मतलब CRR। अब इसमें
जो कमी या वृद्धि होगी मैं थोड़ा आगे बात करूंगा इसकी। तो सीआरआर हाल ही में इसमें 1% की कटौती की गई है, 1% की कटौती की गई है, यानी कि सीआरआर अब 4% से 3% हो गया है, 4% से 3% हो गया है। इससे क्या होगा, इससे बैंकों के पास ज्यादा नकदी आएगी, ज्यादा नकदी बढ़ेगी उनकी। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है रेपो रेट। रेपो रेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी को मैं बता दूं, आपको स्पष्ट कर दूं कि बार बार इसी को यूज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब भी वैसा ही है जैसा बैंक दर का था। अंतर केवल इतना है कि बैंक रेट का मतलब लॉन्ग टर्म की बात की जाती करते हैं अपन, और रेपो रेट के अंदर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। यानी कि उधार जो देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो लॉन्ग टर्म के लिए देती है, तब बात करेंगे बैंक दर की। और यदि रेपो दर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म उधार दिया गया है, अल्पकाल के लिए। और मुझे शायद मैं समझता हूं कि 1 साल के आसपास का पीरियड होता है रेपो रेट के लिए। तो रेपो रेट, इस रेपो रेट के अंदर अभी हाल ही में 0.75% की कमी की गई है और इस प्रकार ये रेपो रेट अब 4.40% है अभी लेटेस्ट। तो ये है रेपो रेट। एक है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के अंदर, रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत क्या है, जिस रेट पर आप इसकी अर्थ समझिए पहले आप, जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक अपने अक्षय कोष को आरबीआई के पास अल्पकाल के लिए पार्क करती है, अपने अक्षय कोष को, अतिरिक्त जो कोष है उसको आरबीआई के पास पार्क करती है, वो है, और बदले में जो रेट मिलती है वो रिवर्स रेपो रेट। इसमें अभी हाल ही में 0.90% की कमी की गई है और इस प्रकार ये अब 4% हो गई है, 4%। दूसरा एक है एसएलआर, इसको बोलेंगे स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें हिंदी में बोलेंगे वैधानिक तरलता अनुपात। इसका मतलब इसका अर्थ समझिए आप कि सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी मांग एवं अवधि जमाओं का एक निश्चित अनुपात स्वयं अपने पास रखना पड़ता है। अपने पास का मतलब उस बैंक के पास रखना पड़ता है, स्वयं उस बैंक के पास रखना पड़ता है, वो है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर बोलते हैं उसको। और जो कि वर्तमान में अभी 18.75 चल रहा है, 18.75 चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा साख नियंत्रण का, मैं साफ कर दूं आपको, ये बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है। साख नियंत्रण का बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर है। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्रय विक्रय करती है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक्स के नगद रिजर्व को बढ़ाना चाहती है, तब क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने लगती है, उनका परचेज करती है। अगर व्यापारिक बैंकों के नगद रिजर्व को कम करना चाहती है, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करने लगती है, सेल करने लगती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूज करके और मॉनेटरी पॉलिसी को कनेक्ट करती है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो। और जो हमारे उद्देश्य हैं, चाहे वो प्राइस स्टेबिलिटी को लेके हों, चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर के लिए पर्याप्त मात्रा में लोन्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने से संबंधित हों, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से संबंधित हों, अनइक्वालिटी को ठीक करना हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना हो, इन सब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना काम करती है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए केवल ये पॉलिसी काम नहीं आती है, इसके साथ में दूसरी पॉलिसी एक और है, फिस्कल पॉलिसी। तो इस प्रकार से दोनों पॉलिसी अपना काम करती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से काम करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से काम करती है। तो फिस्कल पॉलिसी के संबंध में दूसरी समय बात करेंगे। आज केवल इतना ही। सभी को पुनः धन्यवाद।